नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का जो वीडियो होने वाला है आपके इकोनॉमिक्स है, क्लास 9 की एनसीईआरटी क्लास 9 अर्थशास्त्र से संबंधित है और उसका लेसन नंबर 3 है आज लेके आया। और लेसन का नाम आपका रहेगा निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता को कहते हैं पॉवर्टी, है ना। ठीक है, अवलोकन के बारे में तो इसमें केवल लेसन के बारे में दे रखा होता है, तो अवलोकन अपन नहीं देखेंगे इसमें। और इसके पीछे है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं दे रखा है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन लोग हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। अब देखो, निर्धन हम किस प्रकार से डिसाइड कर लेते हैं भाई ये निर्धन है। हम एक तो उनकी परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति देखकर हमें उनकी निर्धनता का आंकलन करते हैं, पर वास्तविक आंकलन अलग तरीके से सरकार के द्वारा किया जाता है। पर अपन देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले हैं, उसको निर्धन की श्रेणी में अपन देखते हैं। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, मतलब दिहाड़ी पे काम करने वाले, डेली जो काम करने के लिए जाते हैं वो भी निर्धन। और ढाबों में काम करने वाले हैं वो भी निर्धन की श्रेणी में आ सकते हैं। आ सकते क्या, होते भी हैं। ठीक है, देखो मित्रों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भैया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। और यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं आपके लिए स्पेशल मॉडल पेपर है वो लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपकी पूरा सिलेबस यहाँ करवाऊँगा और साथ में इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है वो भी मैं लेके आऊँगा। यहाँ पर बाल श्रमिक की बात की जा रही है कि बाल श्रमिक भी उसमें हो सकते हैं। वे शिथिड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। तब गरीब कौन कौन से हैं अपनी दृष्टि में होते हैं। हम चारों ओर निर्धनता ही देखते हैं, मतलब भारत एक विकासशील श्रेणी के में आता है, तो इसमें निर्धनता सर्वाधिक है, ज़्यादा है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश का हर चौथा व्यक्ति क्या है, निर्धन है। यदि 1/4 ऐसा है, इसको यदि डिवाइडेड में देखें तो 1/4 है वो निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन अर्थात 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। 2011-12 के आंकड़े देखते हैं, उस समय 27 करोड़ लोग हैं ना भारत में, वो क्या है, निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। ये इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता भी है। देखो, निर्धनता अलग अलग तरीके से होती है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि शहरी निर्धनता वो क्या है और एक ग्रामीण निर्धनता। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले होते हैं। मामले एक तो शहरी में निर्धनता है और एक ग्रामीण निर्धनता। गाँव के अंदर लोग रहते हैं उसको किस प्रकार से अपन निर्धन माने और शहरों में जो लोग रहते हैं उनको अपन किस प्रकार से माने। तो 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। दैनिक श्रमिक आप समझ रहे होंगे, जैसे अपने घर से हैं, यहाँ पास पड़ोस से हैं, जो भी है वो डेली क्या है, काम पे जाएगा और डेली उनको क्या है, मजदूरी मिलेगी, है ना। वो फिक्स वेतन नहीं वो लाता है, उसकी फिक्स कोई नौकरी नहीं है। वो है, क्या कह सकते हैं उसको, दैनिक श्रमिक कह सकते हैं। डेली जाएगा, डेली मजदूरी लेके आएगा। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वो एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। जब देखो, ज़्यादा नहीं है, मंथली कितने हैं, 1500 रुपये। ये 6 सदस्य के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। अब 1500 रुपये आज के टाइम में कोई ज़्यादा रकम नहीं है। इसको ज़्यादा क्या है, कुछ नहीं है। और उसमें भी मेंबर कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप, हम बात किसकी कर रहे हैं, रामचरण की कर रहे हैं। मतलब रामचरण एक आपको पात्र के रूप में दिया गया है। गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। अब उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है।
भूमिहीन तो समझ रहे होंगे ना, जिसके पास में स्वयं की क्या है, भूमि नहीं है, जिस पर वो कृषि कर सके, तो भूमिहीन श्रमिक है वो। मतलब दूसरों पर दिहाड़ी पे जाएगा और डेली मजदूरी करके लाएगा और अपना खर्चा चलाएगा। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। ये ईंटों मिट्टी के कपड़ों से भरी ये काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरी का काम करती है। अंशकालीन का अर्थ है जैसे कि एक कोई महिला है और उसके पास में कुछ ठीक ठाक ढंग के लोग रहते हैं, उनके पैसे वाले हैं। तो जैसे ये क्या करेगी, मान लेते हैं कि उसके झाड़ू पोछा का काम करना है, तो ये सभी जगह है थोड़े थोड़े समय के लिए। घंटा यहाँ पर झाड़ू पोछा करके जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये क्या होगा, अंशकाल के लिए। यहाँ जाएगी ना, अंशकाल के लिए जा रही, यहाँ जाएगी मतलब दो। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन वो झाड़ू पोछा करेगी, घर का काम भी करेगी और एक दो के यहाँ पर है थोड़ा झाड़ू पोछा करने का काम करेगी, तो वो अंशकाल के लिए काम हो जाएगा, नौकरी करे। तथा 800 रुपये और कमा लेती है। 1500 रुपये तो रामचरण कमाता है और 800 रुपये उनकी पत्नी संता देवी कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। यहाँ पर अल्प भोजन क्यों लिखा है, कि भरपेट भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बच्चों को भोजन देना है, खुद भी करना है, तो इतना वो कमा नहीं पाते हैं कि वो फुल भरपेट भोजन खाए। पर ये उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करते 300 रुपये और कमा लेता है। और 300 रुपये उसका बेटा है, चाय पर है, बर्तन धोना हो, कोई छोटा बच्चों को तो ये काम दिया जाएगा। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, अब स्कूल जाए कैसे, काम कैसे करे, घर का काम चलाए कैसे, मतलब गरीब की स्थिति है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही है। नए कपड़े तभी खरीद जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने के योग्य भी नहीं रहे। ऐसी स्थिति झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं ना, उनकी खूब है, यदि आपने देखा है तो। हाँ, मुझे बताऊंगे कि ऐसी आपके पास में है क्या। और मेरे ख्याल से खुदा नहीं करे कि आप भी स्थिति में हो, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी स्थिति कोई रहना पसंद भी नहीं करतेगा। जूते पहनना विलासिता है, मतलब जूते वो पहनते ही नहीं। यहाँ गरीब से गरीब की स्थिति यहाँ पर आपको सामने है, नज़र दिखाने की कोशिश की जा रही है। छोटे बच्चे अल्प पोषित होते हैं, जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास में कोई पैसा नहीं होता है। क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा, ये बंदा कह रहा है, क्योंकि ये इतना ही कमा पाते हैं जितना कि उनके भरपेट खाना मिले, ठीक है ना। तो कोई लग्जरी लाइफ ये नहीं जी पाते हैं। अब ये क्या ग्रामीण निर्धनता, ये तो अपन ने क्या देख ली थी अभी, शहरी निर्धनता देखी है ना। अब देख लेते हैं ग्रामीण निर्धनता। गाँवों में निर्धनता किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर तो केवल श्रमिक ही श्रमिक है। गाँव में अपन देखेंगे, गाँव में क्या होती है, भूमि होती है, जमीन जब होती है तो कृषि करेगा, परंतु हर किसी के पास में नहीं होती। यहाँ पर नाम आता है आपके लखा सिंह का। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है और उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वे बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमितता, काम में क्या होती है, अनियमितता होती है, मतलब डेली नहीं करता है। आय भी वैसी ही होती है, कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये। अब देखो, शहरों में तो मजदूरी थोड़ी ज़्यादा होगी, परंतु खर्चा भी ज़्यादा, महंगाई भी ज़्यादा होगी। तो गाँव में यहाँ मेहनत ना कम मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में दूसरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती। 8 सदस्यों का परिवार है, हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है, इसलिए परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती है। उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष की पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की। अब देखो होता क्या है कि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं
ताकि वो अपने बच्चों को नहीं भेजते। आज के टाइम तो वैसे गवर्नमेंट ने खूब सारी योजनाएं निकाल रखी हैं गरीबों के लिए फ्री। अब कोई पैसा तो लगता नहीं है, फिर भी उनकी एक ऐसी भी दिनचर्या हो जाती है कि भाई हम बच्चों को स्कूल भेजेगा तो कमा कर हमें देगा कौन, इस प्रकार की उनकी मानसिकता थोड़ी हो जाती है। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है, यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी विलासिता है। विलासिता का अर्थ है कि भाई हम बहुत लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि ऐसे यदि तेल और साबुन वगैरह अच्छा कपड़ा मिल जाए तो हम लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। वैसे ये लग्जरी का कोई भाग नहीं होता है, ये एक आवश्यकता होती है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और देखो मुद्दों पर चर्चा करें। अब मैं चर्चा की यदि बात करूं तो यहाँ कोई चर्चा तो आमने सामने अपन बैठेंगे तभी चर्चा हो पाती है। भूमिहीनता मैंने आपको समझा दिया। इनके पास में श्रम की क्या है, श्रम की क्या नहीं हो, भूमि नहीं हो, भूमि नहीं है तब वो मजदूरी करेगा। बेरोजगारी मैंने कह दिया कि रोजगार है वो प्राप्त नहीं होना। 2 जून की रोटी थी। परिवार का आकार, परिवार जब तक बड़ा होगा ना तब निर्धनता अधिक होगी, ध्यान रखना। परिवार बड़ा है निर्धनता अधिक है, परिवार छोटा है तो निर्धनता कम होगी। अब क्यों, देखो कि भाई एक व्यक्ति है डेली का मैं कह देता हूँ 300 रुपये लगता है, उसके 2 बच्चे हैं तो 2 और 2 खुद है, 4 है, टोटल 4 है। अब चारों के लिए 300 तो पर के लिए अपन 80 रुपीज़ आराम से खर्च कर सकते हैं। अब इसी की जगह यदि 6 बच्चे हैं, बड़े परिवार है, 6 बच्चे हैं, 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये कितना करेगा ना, 30 रुपये, ओनली 30 रुपये खर्च कर पाएगा। अब ये बच्चे हैं आराम से जिंदगी जी रहे हैं, मतलब है वो का वो, तो परिवार का आकार है ना बहुत बड़ी एक कारण है। निरक्षरता, विषाक्षर ही नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है, तो जैसा जैसे लोग कहते हैं वैसा वो कर लेते हैं और उनको पता तक नहीं है, वो कोई किसी का विरोध भी नहीं करते। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, उनकी कोई सहायता नहीं हो, इस स्थिति में ये क्या है, निर्धनता थोड़ी अधिक हो जाती है। ऊपर के दोनों पृष्ठ विशिष्ट जो है उदाहरण निर्धनता के अनेकों आयाम को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं निर्धनता का अर्थ है भूखमरी और आश्रय का न होना। आश्रय का अर्थ है रहने के लिए आवास का नहीं होना। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं और कोई बीमारी आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। तो यहाँ पर देखो निर्धनता की स्थिति है पूरा, क्या कारण है, ऐसा आपके यदि प्रश्न है तो उनमें से आपको इसका उत्तर दे सकते हैं। कभी कमी है, न्यूनतम शालीनता है का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। हमें भाई किसी की कोई सहायता ही नहीं है और हम जी रहे हैं, वो एक निर्धनता है ना। भाई कोई अपने को ऐसे सपोर्ट वाला समझ कर जी रहे हैं तो समझ लेते हैं वो निर्धन नहीं। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। अब निर्धन है ना, हर कोई उसको धिक्कारेगा, है ना, हर कोई धिक्कारेगा। ऐसा नहीं है कि भैया गरीब है तो इनकी स्थिति है ऐसी, अपन इसको क्यों करें। ये आप में ऐसी सामर्थ्य है तो उनको थोड़ा हेल्प कीजिएगा, और जब हेल्प करेंगे तो अपने आप ये निर्धन से थोड़ा ऊपर उठेगा और अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, फिर भी यदि ऐसा आपको है, कोई बुजुर्ग दिखता है, कोई गरीब स्थिति में है तो आपसे होती है तो हेल्प कीजिएगा। ऐसे आपको मजाक नहीं करना किसी का। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मान्य व्यवस्था से मुक्त हो, मतलब उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा तो ही हम स्वतंत्र है, अन्यथा कोई स्वतंत्र नहीं है। देखो मेरा एक सिद्धांत यह है कि मैं हर एक लेसन को क्या है पार्ट के अंदर पढ़ाता हूँ, और यदि पार्ट में पढ़ाए ना तब समझ में सही आता है। फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर लिया है और आज अगला जो पार्ट है ना मैं सेकंड में करूँगा। एक लेसन को मैं 4-5 पार्ट में करवाता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। और देखो डेली आप बने रहते हो
तो ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक शब्द जो इम्पोर्टेंट होता है उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर छप जाए वो। तो आज का वीडियो बस मैं यहीं तक रखूंगा। कल है अपन देखेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। निर्धनता अभी तो अपन एक साधारण तरीके से देखें, मैंने कहा है कि निर्धनता का आकलन इस प्रकार से नहीं होता है। निर्धनता का आकलन के लिए इस सरकार की तरफ से समितियां गठित की जाती है और उसके अनुसार आकलन किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अब सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।